आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिना एकेडमी ऑफिशियल पे। और आज जो है मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं जो एनपीएस जो है अभी जो 2004 से जो न्यू पेंशन स्कीम जो भारत सरकार ने इम्प्लीमेंट कर किया था, जो हर राज्य सरकार से लेकर के केंद्रीय कर्मचारी राज्यकर्मी के जो भी राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उन सभी को एनपीएस मिल रहा था ओपीएस के जगह पे। उसकी मैं खौफनाक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं कि आज जिनको एनपीएस मिल रहा है उनकी स्थिति क्या है, ओपीएस और एनपीएस में डिफरेंस क्या है, कितना बड़ा अंतर है, और वो एनपीएस का जो पीछे की जो काली सच्चाई जो है, ब्लैक ट्रूथ जिसको कह सकते हैं आप, वो सारी चीजें मैं आज के इस सेशन में बताने जा रहे हैं। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा कि एनपीएस बेहतर है, यूपीएस बेहतर है, ओपीएस बेहतर, इस सभी बिंदुओं पे आज चर्चा करेंगे। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए आज हम देरी ना करते हुए इन चीजों को समझते हैं और एक एक करके हम आपके सारे पहलुओं को क्लियर करते हैं। जरा इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दिया है पुरानी पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले जो है प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लागू थी, जिसको हम लोग ओपीएस का मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं। एक है एनपीएस जो 2004 में ओपीएस को खत्म करके एनपीएस आया, और 2025 में अब एनपीएस को खत्म करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आ चुका है। लेकिन अभी जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ओपीएस और एनपीएस में चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि यूपीएस जो है लगभग लगभग ओपीएस के जैसा ही है। लेकिन जो ओपीएस में और यूपीएस में मेन डिफरेंसेस क्या था वो भी मैं बताऊंगा कि मेन डिफरेंस क्या है। वो भी सारी चीजों पे पहलू पे चर्चा करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे इसमें एक बहुत ही अच्छा कंटेंट मुझे मिला, तो मैं सोचा कि मैं इस खौफनाक तस्वीर को आपके पास तक पहुंचाऊं। करें पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस की फायदे। देखिए, हो सकता है कि ये जो कटिंग है ये आपको नहीं दिखाई दे रही हो स्पष्ट, लेकिन मैं एक एक करके पढ़ूंगा और वहां पे आपको चीजें समझाऊंगा। पहला पॉइंट है कि ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। यानी ओपीएस में जितने लोग भी 2004 से पहले जितने लोग भी हैं वो कर्मचारी लोगों को ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। जबकि एनपीएस में आपको पता है कि बेसिक और डीए को जोड़ करके इसका 10% सरकार आपके सैलरी से काट के आपके पेंशन फंड में जमा करती है। यूपीएस में भी सेम कंडीशन है यूपीएस में, लेकिन ओपीएस यूपीएस में यही मेन डिफरेंस है कि ओपीएस में एक भी रुपए आपके सैलरी से डिडक्ट नहीं होती थी, लेकिन यूपीएस में भी होती है और एनपीएस में भी होती है। क्लियर? अब ये आपका पहला पॉइंट क्लियर। पहला मेजर डिफरेंस है कि कोई कटौती आपके सैलरी से यूपीएस में नहीं होती थी, एनपीएस में भी होती है और यूपीएस में भी होगी। दूसरा है ओपीएस में जीपीएफ यानी गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का सुविधा उपलब्ध है, लेकिन एनपीएस में कोई भी जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यूपीएस में भी जीपीएफ को सुविधा उपलब्ध नहीं है। ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है, एनपीएस शेयर बाजार आधारित और सुरक्षित योजना है। ओपीएस में सबसे बड़ी बात क्या थी, इसकी सबसे बड़ी खतरनाक जो सच्चाई होगी वो चीजें मैं नीचे बताने वाला हूं। बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजेदार सेशन आज का होगा और वो खौफनाक तस्वीर में दिखाऊंगा, ये अंत में दिखाऊंगा। इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप। यहां पे देखेंगे ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन यानी ओपीएस सुरक्षित पेंशन योजना इसलिए है कि जब भी आप जो है उसमें फिक्स है कि जब आप रिटायर होंगे तो जो भी आपकी सैलरी जो अंतिम सैलरी होगी, लास्ट का जो सैलरी होगी, उस लास्ट सैलरी का आधा जो है आपको कियाज मिलेगा, लास्ट सैलरी का आधा आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी उस समय अगर आपकी 1,20,000 रुपए सैलरी होगी तो 60,000 रुपए के पेंशन मिलेगा। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एनपीएस में हो सकता है कि अंतिम का आधा सैलरी ना मिलकर के 2,000 रुपए महीना भी, भले 1,20,000 रुपए पर आप रिटायर होंगे, हो सकता है कि 2,000 रुपए भी पेंशन मिल सकता है मंथली, 5,000 भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है और 1,00,000 भी मिल सकता है, क्योंकि ये शेयर बाजार पे आधारित योजना है। अगला देखते हैं कि ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल वेतन के 50% की गारंटी है।
ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन जो अंतिम मूल्य वेतन की 50% की गारंटी है, क्यों 50% मिलेगा ही मिलेगा जो भी अगर आपका अंतिम वेतन होगा रिटायरमेंट के टाइम। एनपीएस में रिटायरमेंट के पेंशन की गारंटी नहीं है, हो सकता है पूरा पैसा ही डूब जाए, हो सकता है कि जितना पैसा है वो पूरा ही डूब जाए। ये है एनपीएस। इतनी खतरनाक सरकार क्या सोच करके लाई थी, अब वही जाने। ओपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू होता है, एनपीएस में 6 माह के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। यानी जो डियरनेस अलाउंस जो होता है, डीए, जो प्रत्येक 6 महीने के बाद आता है, 3 या 4% प्रत्येक 6 महीने पर बढ़ता है डीए, वो आपके ओपीएस में इंप्लीमेंट होता है। जैसे जैसे डीए इंक्रीमेंट होता था वैसे वैसे आपके ओपीएस में पेंशन भी आपका इंक्रीमेंट होता था। लेकिन एनपीएस में 1 भी रुपए का कोई डीए इंक्रीमेंट नहीं होता है। अगला है ओपीएस के अंतर्गत प्राप्त पेंशन पर हर 10 वर्ष के पश्चात वेतन आयोग का लाभ प्राप्त। क्योंकि आपको पता है कि जो पे रिवीजन है प्रत्येक 10वां साल जो है पे रिवीजन, जैसे अभी देखिए 7वां पे रिवीजन चल रहा है, पे स्केल चल रहा है 2016 में जो इंप्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2016 को। अब जो 1 जनवरी 2026 को भारत सरकार भी अनाउंस कर चुकी है, लेकिन अभी तक पे कमीशन का गठन नहीं हुआ है। लेकिन जब भी इंप्लीमेंट होगा आपका 1 जनवरी 2026 को इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो जब 2026 को इंप्लीमेंट होगा तो वो ओपीएस में इंप्लीमेंट होता है, जितने भी अभी भी ओपीएस के थ्रू है उन सभी में इंप्लीमेंट होता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है, कोई वेतन आयोग इसमें का लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो ये इस मायने में बहुत ही खतरनाक है। अगला, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय 20 लाख रुपए तक ग्रेचुइटी मिलती थी, 20 लाख रुपए के रिटायरमेंट यानी मिलता था। लेकिन एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेचुइटी का कोई अस्थायी प्रावधान है। हो सकता है कि शेयर मार्केट जितना उछाल रहेगा तो आपको मिलेगा, अगर शेयर मार्केट में उछाल नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगला है ओपीएस में जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में असीमित बार विशेष परिस्थिति में 90% तक की निकासी की जा सकती थी। ओपीएस में जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता था उसमें से 90% तक की राशि निकाल सकते थे, लेकिन इसमें पूरे जमा धन का मात्र 25% सेवा काल में 3 बार ही राशि निकाली जा सकती है। इसमें असीमित बार, जितना बार मर्जी, और यहाँ पे मात्र 3 बार। अभी तक आपको किसी भी तरीके से, मैंने टोटल 8 पॉइंट पढ़ लिया, लेकिन टोटल 8 पॉइंटों में किसी भी तरीके से भी ये यूपीएस और ओपीएस से बेहतर नहीं साबित हुआ एनपीएस। अगला देखते हैं, ओपीएस में पेंशन सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाता है। एनपीएस में पेंशन शेयर बाजार के आधार पर भुगतान। इसमें जैसे आपकी सैलरी आती है आपको डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से या सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रेजरी से, उस ओपीएस में जो पेंशन आता है, लेकिन एनपीएस में पेंशन जो है वो शेयर बाजार के आधार पर, शेयर बाजार जितना रहेगा उसी हिसाब से पोर्टफोलियो के बेस पे आपका पेमेंट आपको ओपीएस में करती है। अगला देखेंगे, ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता। जो जीपीएफ जो गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है तो उसमें जो इनकम टैक्स मिलता, ब्याज जो मिलेगा तो बहुत ज़्यादा राशि बढ़ के हो जाती थी, उस पर आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन शेयर बाजार के आधार पर जितना भी धन मिलेगा उस पर आपका इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितना ये जो एनपीएस था किस मायने में बेहतर था ये पता नहीं, क्यों लाया गया था, भारत सरकार ने क्यों लाई थी कर्मचारियों के लिए, ये भगवान जाने। अगला देखते हैं, ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड से किसी प्रकार का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड में किसी प्रकार की कोई सी सैलरी से कटौती नहीं होती है, मैंने शुरू में बताया। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ फंड में 40% राशि इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी जो जीपीएफ फंड में क्या होता है कि जितना भी आपकी राशि होती है उसमें 40% आपके जीपीएफ फंड में चला, बाकी 60% आपके पेंशन स्कीम में चला जाता है। लेकिन इसमें ओपीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ओपीएस में 40% पेंशन कंप्यूटेशन का प्रावधान है, एनपीएस में पेंशन जो है कम्यूटेशन का प्रावधान नहीं है। अगला है कि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल का, ओपीएस नहीं, यहाँ पे आपका हो जाएगा एनपीएस। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल फैसिलिटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ओपीएस में जो है अगर आप रिटायर भी हो जाते हैं तभी आपका मेडिकल फैसिलिटीज मिलता रहेगा, और हमेशा उसमें फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होती है तो आपको फैसिलिटी मिलेगी, और यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस से लेके हर चीज़ होता है। लेकिन एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक मैंने आपको टोटल 13 पॉइंट बताया, लेकिन 13 पॉइंट में आपको एनपीएस का कोई भी चीज़ बेहतर नहीं लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ।
ओपीएस हर मायने में आजकल इसलिए जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं राज्य को हमेशा ओपीएस के लिए दौड़ लगा रहे, और उसका हुआ भी प्रभाव कि अब जो है एनपीएस को हटा करके यूपीएस यूनिफाइड पेंशन एक्सचेंज हो चुका है, जो कि एनपीएस से तो कम से कम बहुत ज्यादा बेहतर है। ओपीएस से थोड़ा सा कम है लेकिन एनपीएस से बहुत ज्यादा। एनपीएस यूपीएस में और ओपीएस में जो अभी नया आया है ओपीएस और यूपीएस, इसमें जो है थोड़ा बहुत जो है फर्क है, ज्यादा कुछ का फर्क नहीं है। बस इसमें यूपीएस में जो है आपको सैलरी का डिडक्शन किया जाएगा, जमा करना पड़ेगा, ओपीएस में जमा नहीं होता था। गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड में कुछ फर्क है, मेडिकल फैसिलिटीज में थोड़े बहुत फर्क है, बाकी सारा कुछ हुबहू है। इसलिए मुझे लगता है कि यूपीएस को सब लोग जो है अपना तुरंत अपना भी रहे। आइए आज जिस सेशन के लिए हम आए हैं जो खतरनाक सच्चाई एनपीएस का दिखाने जा रहे हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, और जो वो चीजें हम बताने जा रहे हैं बस अब धैर्य रखिए। अब देखिए एक ये एग्जाम्पल ले लीजिए, एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के स्वनिवृत्ति के बाद उनको मिलने वाली पेंशन की खौफनाक तस्वीर। कर्मचारी का नाम है श्री हेमेंद्र बैरागी, क्लियर, रतलाम के हैं। इनका नाम है ट्रैक मेंटेनर है, ग्रुप डी है। इनकी नियुक्ति की तिथि 4/8/2008 में हुई है। सेवानिवृत्ति की तिथि 31/5/2019 में रिटायर हो गए। अंतिम वेतन इनका था 26,000 रुपये। अंतर्गत ओपीएस में इनका कितना मिलता तो 13,000 प्लस डीए। अंतिम जो इनका बेसिक पे था, ये मूल वेतन होगा 26,000 था, अगर ओपीएस में रहते तो इनको मिलता 13,000 प्लस डीए, लगभग 20 से 21,000 रुपये पर मंथ मिलता इनको। लेकिन एनपीएस में मात्र इनको मिलता है 1397 रुपये। एक सोचिए कि एक व्यक्ति का घर में अगर 2-3 सदस्य हो तो जियो का रिचार्ज, एयरटेल का रिचार्ज इतना महंगा हो गया कि 1397 में अपने 2 बच्चों का और पति पत्नी मिला के 4 आदमी का मोबाइल का रिचार्ज तक नहीं कर सकते। इतना पेंशन मिलता है 1397। पूरा जीवन अपनी जवानी जो है जिस विभाग के लिए उन्होंने खपाया, अब वो विभाग इनको मात्र 1397 रुपये प्रति माह जो है पेंशन के रूप में देती है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीमती लालती देवी स्वामीनाथन पाल, क्लियर, इनका जो है डीएसएल में मैकेनिकल सेकेंड से है, डीएफओ है। 20/8/2024 को 20 अगस्त 2004 को इनकी बहाली है, और सेवानिवृत्ति जो है इनका 2016 में हो चुका है। अंतिम मूल वेतन इनका 27,900 है। ओपीएस इनको मिलता 13,950 प्लस डीए, लगभग 21-22,000 रुपये, लेकिन इनको मिलता है मात्र 1,200 रुपये एनपीएस के तहत। मात्र कितना मिलता है? 1,200 रुपया मिलता है एनपीएस के तहत। ये काली सच्चाई। अगला है श्रीमती बेबी गोपाल कृष्णन, ये सीनियर अकाउंटेंट हैं। 2005 की इनकी नियुक्ति है, 2017 में इनकी रिटायरमेंट है। 32,000 इनका मूल वेतन होना चाहिए था रिटायरमेंट के टाइम में। तो इस हिसाब से इनको 16,450, 25 से 26,000 रुपये ओपीएस में पेंशन मिलता। 26 से 27,000 रुपये, क्योंकि डी अभी 55% के आसपास में चल रहा है, तो लगभग 16,450 है, तो लगभग समझिए कि 9,000 रुपये के आसपास में डीए भी ऐड होता है, तो 16 जो 9 25 26,000 रुपये आपका कम से कम ओपीएस में मिलता पेंशन। लेकिन अभी इनको एनपीएस में मात्र मिल रहा है, बाप रे, 1650 रुपये। कितना मिल रहा है? 1650 रुपये। अगला है श्रीमती जमुना देवी चौधरी, ये सहायक अध्यापिका है, ठीक है, वडनगर उज्जैन में है, वडनगर उज्जैन में है, सहायक अध्यापिका है यानी शिक्षिका है। इनका 2007 में इनकी बहाली हुई है, 2018 में रिटायर हो गई है। 34,900 अंतिम वेतन था। ओपीएस में रहती तो इनको लगभग 28,000 रुपये के आसपास में इनको पेंशन मिलता, लेकिन ये क्या है? 894 रुपये। 894 रुपये, यानी पूरे महीने के 2 व्यक्ति का सब्जी का भी पैसा पेंशन में नहीं मिलता है। ये है खौफनाक तस्वीर किसका? एनपीएस का। सोचिए कि 2004 से लेकर के 2025 तक 21 साल केंद्रीय कर्मचारी और राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं कैसे इस एनपीएस को झेले हैं। कितने बड़े बड़े सपना दिखाया जा रहा था उस समय, इसलिए कि उस समय एनपीएस का बड़ा बड़ा सपना दिखा। जब लोग रिटायर हो गए और अब जो उनको पेंशन मिलनी शुरू हुई है, तो अब उसका जो इफेक्ट पड़ा है और अब जो उसका आउटपुट और रिजल्ट दिखना शुरू हुआ है, अब उसका आउटकम जो दिखना शुरू हुआ है ना, वही चीज का फर्क है कि अब जो है सरकार पे दबाव बना और फिर से ओपीएस की तरह यूपीएस भी आया है। देखिए
एक ये नियम है कि सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 एवं रेलवे सर्विस पेंशन रूल्स 1993 के तहत न्यूनतम 10 साल की सेवा के उपरांत कोई भी सरकारी कर्मचारी पेंशन प्राप्ति के हकदार बन जाता है। 10 साल तक आप नौकरी कर लेते हैं। इसी रूल का यूपीएस में बेनिफिट उठाया कि अगर 10 साल तक मिनिमम अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको 50% पेंशन मिलेगी। अगर 10 साल से कम नौकरी करते हैं तो आपको पेंशन 50% नहीं मिलेगी। इसी रूल का यूपीएस में बेनिफिट उठाया। तो मैं ये कहूँगा जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जब अच्छा इन फ्यूचर में जब राज्य सरकार भी इम्प्लीमेंट करती है तो आप यूपीएस को जरूर ऑप्ट करें, क्योंकि अगर ऑप्ट नहीं करते हैं तो देखिए एनपीएस जो है बहुत खतरनाक है। एनपीएस को बिल्कुल ऑप्ट नहीं करेंगे, इसका कोई माई बाप नहीं है एनपीएस का। यूपीएस और ओपीएस दोनों बेहतर है। अगर ओपीएस मिल जाए तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, लेकिन अगर यूपीएस भी मिलता है तो एनपीएस से तो 1000 गुना जो है वो बेटर है। तो चलिए आज की इस वीडियो हमारा सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। और भी किसी टॉपिक पे आपको अगर चाहिए तो जरूर टॉपिक को बताएंगे, मैं आपके पास तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।